दोस्तों नमस्कार। हम हैं तो लोकतंत्र है। शायद यही वो लकीर है जिस लकीर को आज तमाम सांसदों ने जी लिया, तमाम सरकार के मंत्रियों ने जी लिया और शायद प्रधानमंत्री ने भी खुले तौर पर इस लकीर को तो खींच ही दिया कि हम हैं तो लोकतंत्र की रखवाली हम ही कर रहे हैं। और बीते 75 बरस से इस देश के भीतर में अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले उन तमाम सांसदों को आज याद कर लीजिए जिन्होंने इस देश को गढ़ा है। और इस दौर में कई बड़े नामों का जिक्र हर किसी ने कर दिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आज नेहरू की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए दिखाई दिए। हर कोई बाबा साहब अंबेडकर को भी याद कर रहा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई यह कहे कि जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई उस वक्त भी, उस दौर में भी कुछ झूठ बोले जा रहे थे, जब संविधान बन गया तो उसके बाद संविधान को लेकर जो आईना बाबा साहब अंबेडकर उस दौर में सत्ता को दिखा रहे थे, और मौजूदा वक्त में जब मोदी सत्ता लोकतंत्र के मंदिर की इमारत को बदल रही है और उसमें तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, तो क्या यह सब कुछ झूठ और फरेब है जो इस देश के लोगों से जुड़ नहीं पाता है? और संसद के भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। सत्ता के कोई सरोकार जनता के साथ होते ही नहीं है। इसीलिए उन नामों के आसरे, उन सभा के आसरे, उस दौर में चिंतन मनन के आसरे, मौजूदा वक्त में खुद को सही ठहराने की पहल शायद आज संसद, जो पुरानी संसद की इमारत है, उसके आखिरी दिन को आप इसीलिए याद कर लीजिए, क्योंकि पन्ने दर पन्ने यकीनी तौर पर आज जब हम पलटना शुरू करेंगे तो आपके भीतर कई सवाल इस दौर में खड़े हो सकते हैं। हर कोई जिक्र कर रहा है नेहरू का, जिक्र लोहिया का भी हुआ, जिक्र बाबा साहब अंबेडकर का भी हुआ, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि संविधान सभा की आखिरी बैठक हो या संविधान सभा की शुरुआती और पहली बैठक, जिसमें नेहरू ने बताया था कि संविधान का उद्देश्य होना क्या चाहिए, उस वक्त पहली लकीर बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहकर खींची थी, सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता अगर नहीं होगी तो फिर इस संविधान का कोई मतलब नहीं बचेगा और आने वाले वक्त में भारत की मौजूदा इस राजनीति को खत्म करने पर जनता ही आमदा हो जाएगी। सचेत रहिएगा। क्या आज इस पन्नों को खोला जाए? और इस पन्नों से इतर तो मौजूदा वक्त में अगर आप एक से लेकर उस आखिरी सांसद तक को देख लीजिए, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तमाम सांसदों की अगर एवरेज कीमत निकालिएगा जो उनके बैंक में जमा है, जो उनके पास संपत्ति है, तो हर कोई करोड़पति है। और इस देश के भीतर में करोड़पतियों की तादाद 1% भी नहीं है, 0.1% के करीब ये आकर टिकते हैं। तो क्या ऐसे में इस देश के भीतर में 0.1% को जीने वाला तबका इस देश के साथ कोई सरोकार बैठा पाएगा? क्या उसे इस बात का एहसास होगा महंगाई का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इलाज महंगा हो जाए तो इसका मतलब क्या है? क्या उसे जानकारी होगी, या वो चंद्रयान को देखेगा या फिर G20 को देखेगा? वह जोर जोर से तालियां पीटेगा और अपने आप को लोकतंत्र कहलाने की दिशा में बढ़ तो नहीं जाएगा? हमें लगता है आज इन बातों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब चुनाव जब करीब आने लगे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इसका एहसास हो चला है? 2024 में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस देश के हालत, लोगों की जो हालत है वो संसद से मैच नहीं करती है, सत्ता से मैच नहीं करती है।
कल्पना के परे है प्रधानमंत्री की रईसी, कल्पना के परे है इस देश के सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं की पूरी पोटली। और भयंकर स्थिति इस देश के आम लोगों की किस तरीके से है, यह भी क्या ये जानते हैं, या सिर्फ आंकड़ों के जरिए बताकर अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजारना चाहते हैं लुटियंस की दिल्ली में। हमें लगता है कि आज हर उस पन्ने को वाकई खोलने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि क्यों इस दौर में आर्थिक समानता का जिक्र नहीं होता है, जबकि पार्लियामेंट के भीतर जब लोहिया पहुंचे तो उन्होंने नेहरू और उनके उस दौर के योजना आयोग को चुनौती दी थी कि आप जो कहते हैं इस देश में 70% लोग 15 आने का जीवन जीते हैं, सच यह है कि इस देश के 60% से ज्यादा लोगों की आय 3 आने भी नहीं है। और एक लंबी बहस चली और योजना आयोग को उसके बाद अपने आंकड़ों को घटाना पड़ा। क्या यह स्थिति नीति आयोग के साथ हो सकती है? और उस दौर में लोहिया ने तो आवाज उठाई थी प्रधानमंत्री की रईसी को लेकर। क्या इस दौर में कोई बताएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हर दिन तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, हर दिन प्रचार पर 43 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं? क्या कोई बताएगा इस बात को लेकर? जी नहीं। संसद की इमारत बदल रही है, एक नई इमारत बन चुकी है और पुरानी इमारत का क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन उस इमारत के भीतर में भगत सिंह को भी आज याद किया गया और ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी यानी नेहरू का आधी रात को दिया हुआ भाषण, उसे भी याद किया गया और पता नहीं क्या क्या याद किया गया। और पन्ने वाकई जब पलटिएगा तो आप समझ जाइएगा कि संसद का विशेष सत्र जिन वजहों से बुलाया जाता है उसका भी खुला मखौल आज खुले तौर पर उड़ाया गया है। इन परिस्थितियों के भीतर सभी ने लगभग बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, तो हमें लगता है आज शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर के नाम के जरिए ही कर दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस का खंड 13 और पन्ना 8 और 9 जब नेहरू ने बताया 13 दिसंबर 1946 को कि संविधान सभा में संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना प्रस्ताव वो पेश कर रहे हैं, तो उस प्रस्ताव की आलोचना किसी और ने नहीं, अंबेडकर ने कही। और उसके बाद उन्होंने कहा यह प्रस्ताव बहुत निराशाजनक है। इस बात का जिक्र उन्होंने क्यों कहा, यह पेज नंबर 9 में नजर आता है, खंड 13 ही है, राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर। उनका बहुत साफ कहना था कि मैं आशा करता था कोई ऐसा प्रावधान होगा जिसमें राज सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। उस दृष्टिकोण से मैं आशा करता था यह प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर भी पाएगी। 1946 13 दिसंबर संविधान सभा के उद्देश्य संविधान के क्या होने चाहिए, नेहरू की बात को खारिज करते हुए उस वक्त कहा। और जब संविधान बन गया और जो आखिरी दौर में जब बहस हो रही थी, यह भी खंड 13 ही है, राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर, लेकिन यह पन्ना है, पेज है 1216 पन्ना। इस पन्ने में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर बार बार आर्थिक समानता का जिक्र क्यों करते थे और मौजूदा वक्त में अक्सर भारत की राजनीति के भीतर पिछड़े तबके का जिक्र क्यों होता है, आर्थिक तौर पर गरीब तबके को वोटर के तौर पर क्यों देखा जाता है। इस देश के भीतर में आदिवासी दलित को लेकर असमानता का भाव, ओबीसी को लेकर असमानता का भाव और मुस्लिमों के भीतर पसमानदा समाज को लेकर भी असमानता का भाव वोट की परिस्थिति में इस देश की सत्ता और सरकार को खड़ा जरूर करता है। लेकिन जब आप संविधान के आईने में लोकतंत्र के मंदिर के भीतर किसी सांसद के तर्ज पर बैठते हैं और आप सिर्फ
गूगल के ज्ञान के जरिए उसमें शब्दों को लपेट कर बताना चाहते हैं तो आपके सरोकार जनता से जुड़ते नहीं है। सिर्फ यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने जी 50 मिनट का भाषण दे दिया और देखिए ना, नेहरू की भी आज तारीफ कर डाली। उसके बाद कहा जाता है अच्छा, विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने भी तो बहुत चीजें ऐसी कर दी जो तंज भी था, व्यंग भी था, और शायद अतीत के दौर में जो इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर जो होता था उसका गुणगान भी था। लेकिन क्या कोई बताएगा कि इस पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ कौन सा ऐसा शख्स है जो करोड़पति नहीं है? क्योंकि रिपोर्ट बतलाती है कि सभी का जीवन करोड़पति वाला जीवन है और इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो अपरंपार है। लेकिन बहरहाल दोबारा लौटिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो उस दौर में कह रहे थे, उनका कहना था परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी और राजनीति में हम यह सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि एक आदमी का एक वोट होता है और एक वोट का एक ही मूल्य होता है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम यह सिद्धांत नकारते रहेंगे कि एक आदमी का एक ही मूल्य होता है और कब तक हम अंतर्विरोधों का जीवन बिताते रहेंगे। बाबा साहब ये अंबेडकर 25 दिसंबर 1949 को जिक्र कर रहे हैं और कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता को नकारते हुए बहुत दिनों तक अगर इसे नकारते रहेंगे तो ऐसा हम राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर्विरोध को दूर करना है, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वे इस सभा द्वारा इतने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के भवन को ध्वस्त कर देंगे। यह अंदाज बाबा साहब अंबेडकर का तब का है और मौजूदा वक्त का सच क्या है? या तो लोगों के भीतर सड़क पे गुस्सा है, आक्रोश है, सांसदों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, इस देश की गवर्नेंस को लेकर उनके भीतर गुस्सा है। जो नीतियां बनाई जाती हैं वो कॉरपोरेट के लिए बनाई जाती है और बाबा साहब अंबेडकर बार बार जिक्र करते रहे ये कॉरपोरेट या रईस या फिर मध्य वर्गों के जरिए परिवर्तन नहीं होगा, इसमें मजदूरों का योगदान की जरूरत है। और शायद इसीलिए वो उस आर्थिक समानता को लगातार खोज रहे थे। लेकिन अब जब मौजूदा वक्त में आज चर्चा इस बात को लेकर हो चली है कि अब नई इमारत तैयार है, तो क्या अब आज की राजनीति में 2024 का अक्स प्रधानमंत्री को दिखाई देने लगा है? क्योंकि उनकी अपनी रईसी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से दुनिया के सबसे ज्यादा है। सिर्फ एसपीजी को लेकर खर्चा 1,62,00,000 का है और उसके बाद 5 लेयर की जो सुरक्षा होती है उस पर तकरीबन 50 लाख का प्रतिदिन का खर्चा है। मिला दीजिएगा तो लगभग 2.25 लाख करोड़, 2.25 करोड़ लगभग पार कर जाएगा। ये प्रतिदिन का खर्चा प्रधानमंत्री पर है और इसके साथ प्रधानमंत्री प्रचार, उनके प्रचार को लेकर जो खर्चा है वह प्रतिदिन का खर्चा 43 करोड़ रुपए का है। हम उस लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं जिस लोकतंत्र की बदलती हुई इमारत के तले इस देश को हम देखना चाह रहे हैं और एहसास कराना चाह रहे हैं कि देखिए हम ही हैं तो लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र के भीतर जनता के पास रोजगार नहीं, लेकिन इस पार्लियामेंट में बीते 9 वर्षों में 3 बार सांसदों ने कहा हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, 2 बार वेतन बढ़ गया। ये किस लोकतंत्र का जिक्र है जिसमें सुविधाएं और चाहिए, इसका जिक्र भी हुआ और सुविधाएं बढ़ गई। ये किस लोकतंत्र का जिक्र इस दौर में कर रहे हैं और किस महंगाई, किस किसान, किस मजदूर और किस बेरोजगारी का जिक्र इस पार्लियामेंट के भीतर कौन सा सांसद करता है? क्योंकि देश का सच यह है कि मौजूदा वक्त में लोकसभा में जो सांसदों की पूरी फहरिस्त है उसमें हो सकता है कईयों के पास इतनी पूंजी हो कि आप सोच भी ना सकते हो। जो सबसे महंगा सांसद या सबसे रईस सांसद है वह टीआरएस का है, उसकी संपत्ति 5,300 करोड़ रुपए है। वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद की संपत्ति 2,577 करोड़ रुपए है। समाजवादी पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद 1,000 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति है। लेकिन फिर भी सभी का एवरेज निकाल दीजिए तो लोकसभा में जितने बैठे हैं ना, 21 करोड़ रुपए इनका एवरेज है। और अगर राज्यसभा में देखिएगा तो यह लगभग 80 करोड़ रुपए हर के पास है। यह एक एवरेज लकीर है।
कई के पास ज्यादा होगा, कई के पास कम होगा, लेकिन 98-99% सांसद करोड़पति हैं। तो इनके जीवन से लोग मैच कैसे कर पाएंगे? और यह सिर्फ सांसदों की स्थिति नहीं है, विधायकों के भीतर भी सभी करोड़पति हैं। लाख की स्थिति में कोई नहीं आता है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एवरेज निकालिएगा तो कांग्रेस के 719 विधायक देश भर में एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 22 करोड़ का एवरेज हर के हिस्से में आएगा। कांग्रेसियों का एवरेज 1357 विधायक, लगभग 12 करोड़ हर किसी के पास। और यही स्थिति हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। और जो सौदेबाजी ज्यादा कर लेता है उसके विधायक और सांसद ज्यादा रईस हो जाते हैं। जेडीएस के विधायकों की 42 करोड़ रुपए औसत उनकी अपनी संपत्ति है और टीडीपी उसके 19 विधायक हैं तो उनकी संपत्ति तकरीबन 70 करोड़ रुपए है। हर की देखते चले जाइएगा तो कहीं मैच नहीं करेगा इस देश के लोगों के साथ। लेकिन राजनीति है, चुनाव है, चुनाव को देखना समझना है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ गए हैं। वो इस बात को समझने लगे हैं कि अब अगर खुद को इस दौर में स्टेट्समैन साबित नहीं कर पाए, और आज जो उन्होंने इंडिकेट किया कि हम किसी ऐतिहासिक फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज ही शाम में 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, तो कई कयास लगने लगे कि क्या वाकई प्रधानमंत्री इस सत्र के भीतर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें भारत नाम हो जाए देश का, या एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ जाए। वो क्या करेंगे? वो समान नागरिक संहिता लागू करवा देंगे, महिला आरक्षण ले आएंगे, सरकारी नौकरियों में महिला कोटा का जिक्र करेंगे, रोहिणी आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट आयोग की उसको लेकर ले आएंगे। क्या करेंगे ये? लेकिन सवाल है कि वो जिक्र क्यों करते हैं कि ऐतिहासिक फैसलों का वक्त है। ये फैसले किसके लिए जाते हैं और राजनीतिक तौर पर लाभ क्या जनता को होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप बीते 3 दशकों से, 3 दशक का जिक्र इसलिए क्योंकि जिक्र तो हो सकता है और पहले से, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद 91 के बाद से और उसमें भी 96 के बाद से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी इस देश में जितने भी पार्लियामेंट्रीज जो अंदर बैठते हैं 5 साल में इनकी जो आय में इजाफा होता है, जबकि टैक्स पेयर का पैसा इनको मिलता है, उसी से सुविधाएं मिलती हैं, बावजूद इसके इनका इजाफा मैक्सिमम जो जाता है वो लगभग 2000% तक चला जाता है, और जो मिनिमम जाता है वो 500% तक रहता है। ये इजाफे की परिस्थिति है। इनकी आय में ये पैसा कहां से आता है? ये सुविधाओं की पोटली कौन खोले रहता है? और अगर इतना पैसा है तो जनता से इन्हें क्या लेना देना है? और प्रधानमंत्री के भाषण का एक हिस्सा हमको लगता है आपको सुनना चाहिए। इस सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो बहुत सारी यादें उसे कुछ पल के लिए झकझकोर देती है। हम इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है और अनेक यादों से भरा हुआ है। उत्सव, उमंग, खट्टे पिट्ठे पल, नोक झोंक, इन यादों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन प्रधानमंत्री उस दौर को और उस घर को याद कर रहे हैं। इस देश के भीतर में कितने घरों को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री ने कभी एक टिप्पणी की? मणिपुर के भीतर कितने घर आग के हवाले कर दिए गए? प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी की? नूह में क्या हुआ, हरियाणा में के वहां पर क्या एक टिप्पणी की? इस दौर में नया न्याय तंत्र भीड़ तंत्र से निकलकर बुलडोजर तंत्र पर चला गया। क्या प्रधानमंत्री को कभी महसूस हुआ जो अपने घर में रह रहा था उसके भीतर कोई स्थिति को वो जी रहा होगा? जी नहीं, क्योंकि संसद के सरोकार आम लोगों से बहुत दूर है। और यही वो चीजें हैं जो डराती है कि जिस संविधान का जिक्र समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर जिक्र कर रहे थे, इस दौर में आते आते इन्हें यही समझ में आता है कि देखिए हमने भोजन की सब्सिडी को कम कर दिया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि कल तक बहुत सस्ता मिलता था, देखिए इस देश के लिए हमने सस्ते में चीजें बंद कर दी, अब सांसदों को कुछ महंगा खाना पड़ेगा। आप कल्पना कर रहे हैं किस दिशा में देश जा चुका है और किस दिशा में इस देश की पार्लियामेंट को यहां के सांसद ले जा चुके हैं। और उनसे आप कल्पना कर रहे हैं कि वो इस देश की गवर्नेंस को जनता के अनुकूल बनाएंगे। हमें लगता है ये भूल जाइए, क्योंकि इस दौर में जब संसद का विशेष सत्र भी लाया गया तो एक क्षण के लिए समझिए 11 बार इससे पहले विशेष सत्र लाए गए। क्यों लाए गए? 1947 में ब्रिटिश अधिकारी लेकर आए क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण करना था। 1962 में नेहरू लेकर आए क्योंकि 8 नवंबर 1962 चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी परिस्थितियां सामने खड़ी थी। 1972 में आजादी के
25 साल पूरे हुए तो विशेष सत्र बुलाया गया। उसके बाद 1977 में नागालैंड और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगना था, तब उस दौर में बुलाया गया। 91 में भी हरियाणा के भीतर राष्ट्रपति शासन लगना था, तब बुलाया गया। 92 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल हो रहे थे, तब बुलाया गया। 2008 में लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया था मनमोहन सरकार से, तब बुलाया गया। 2012 में संसद के उद्घाटन बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। वैसा ही कुछ जश्न इस दौर में भी है। और 2015 में अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। मौका मिले तो उसको यूट्यूब पे सुन लीजिए या कहीं भी सुन लीजिए, और मौका मिले अगर आपको तो लाइब्रेरी और पार्लियामेंट एनेक्सी में भी पूरे दस्तावेज पढ़े हैं अंबेडकर को लेके क्या क्या भाषण उस दौर में नहीं दिए गए। लेकिन आर्थिक समानता पर हर वक्त हर सांसद हर सरकार चुप्पी थाम लेती है। उसे डर रहता है कि इस देश के भीतर में आम शख्स भी अगर इस संसद के भीतर घुस आया तो क्या होगा। लेकिन परिस्थिति को देखिए, आज प्रधानमंत्री भाषण देते देते इस बात का जिक्र कर गए कि संसद की दीवार पर तो बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि वो कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। इससे ज्यादा विभत्स हंसी क्या हो सकती है। जनता के लिए दरवाजे खोलिए। आप रायसीना हिल्स की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। आप जिस कर्तव्य पथ पर चलते हैं वहां सुरक्षा की बेड़ियां लगी हुई हैं। आप किसी सांसद की गाड़ी की पीछे नहीं चल सकते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ तो पूरा इस देश का ऐसा रेला चलता है जो लगता है कि इस देश के भीतर में रईसी बिछी हुई है, सड़क पर रेड कारपेट बिछी हुई है और चकाचौंध में आम आदमी की आंखें चौंधिया जाए। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जब उनको नॉमिनेट किया गया पार्लियामेंट के भीतर तो उन्होंने कहा था, दिल्ली जिस चांदनी रात को जीती है और जिस रईसी में रहती है, जनता के भीतर आक्रोश आ जाएगा जो धूल से सने हुए हैं गांव में रहते हैं। आप कहेंगे वो दौर कांग्रेस का दौर था, ये दौर मोदी का दौर है। तो लौट चलिए एक बार फिर से, जब लोहिया ने इस बात का जिक्र किया था कि इस देश के लगभग 27 करोड़ लोग 3 आना भी नहीं कमा पाते हैं। और आज की परिस्थिति का सच क्या है, वह 3 आना तो दूर की बात है, स्थिति यह हो गई कि 80 करोड़ को अनाज देना पड़ता है। और जो वेलफेयर योजना इस देश में चलती है, जिसमें किसान सम्मान निधि को भी जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो इस देश में लगभग 120 करोड़ लोगों को आप राहत और रियायत इसलिए देते हैं कि अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो उनके भीतर का गुस्सा हो सकता है कल पार्लियामेंट की दिशा में ना बढ़ जाए। आप उसे रोकते हैं और इसीलिए खुद की जश्न के भीतर में उन बातों को गुनगुनाते हैं जो अतीत के आसरे लोग जी सके। एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर रख दिया गया है और जश्न के भीतर लोकतंत्र की वाहवाही और उसमें इस देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चकाचौंध दिखाने की कोशिश। क्योंकि जब जिन बारों प्रधानमंत्री मोदी के काल में अंबेडकर की 125वीं जयंती को लेकर और उसके बाद जब उन्होंने 2017 में विशेष सत्र बुलाया तो वह जीएसटी को लागू करने को लेकर जिसका रोना आज भी व्यापारी तबका रोता है। लेकिन सवाल यह भी नहीं है, सवाल तो यह है कि कई मौके ऐसे आए जिन मौकों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर इस बात को लेकर बहस होती चली गई। हर राजनीतिक सत्ता अपनी ताकत के सहारे लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करने लगती है। इंदिरा गांधी के बाद जब मोरारजी देसाई आए तो वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में कोई इमरजेंसी नहीं लगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि देश में सत्ता चल रही होगी और इस दौर में संसद के भीतर की ताकत इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करती चली जाएगी। किसने सोचा था? क्या कोई बोल रहा है इस बात को लेकर? क्योंकि सांसदों की अपनी कतार ना जाति देखती है ना धर्म देखती है, वह उस आर्थिक सुविधाओं के संसार को देखती है। और शायद भारत के भीतर का सच तो यही है, एक लकीर के ऊपर रईसों के भीतर जाति पूछी नहीं जाती है। और जब 2 जून की रोटी का सवाल हो तो जाति पूछ कर रोटी दी जाती है। यह भी इस देश का सच है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, लेकिन एक बात तो है, जिसने इस देश को देख लिया समझ लिया वह इस पार्लियामेंट के भीतर आज अतीत के गुनाहों को चकाचौंध में लपेट कर बताने की कोशिश नहीं करेगा। जो लगातार हो रहा है तो बधाई दीजिए उनको जिन्होंने आज पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी नहीं कहा, और शुक्र मनाइए इस दौर में कि अब चंद महीनों के बाद इस देश में चुनाव होने हैं
तो इन भाषणों को जरूर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लोकतंत्र के मंदिर की इमारत 900 करोड़ में तैयार हो गई। इस देश के भीतर का सच क्या है? एक स्कूल बनाने में महज 1.25 रुपया लगता है और वह रुपया सरकार के पास नहीं है। इस देश के भीतर में शिक्षकों को देने के लिए जो 5 से 10 हजार के भीतर अलग अलग जगहों पर दिया जाता है, वह वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। क्या केंद्र, क्या राज्य सरकार चलाती वही संसद है, वही विधानसभा है जो अतीत के गौरव पलों को जीकर अपने होने का एहसास आज ये कराने आई है कि देखिए, हम हैं तो लोकतंत्र है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति और हो क्या सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।